क्या होगा एक अनजान सा रेड प्लेनेट हमारी पृथ्वी के एकदम क्लोज आने लगे। उसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो पृथ्वी से कई ज्यादा था, यानी कि एक समय के बाद वो पृथ्वी से टकराकर खुद के साथ साथ उसे भी डिस्ट्रॉय कर देगा। इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे की ड्राइंग को दिखाते हुए जो कि कुछ बताना चाहता था। उस बच्चे ने अपनी ड्राइंग में साफ साफ ड्रॉ किया होता है एक अजीब तरीके के प्लेनेट के बारे में जो पृथ्वी से बड़ा है और लगातार उसके करीब आते जा रहा है। वो लड़का ये सारी चीजें फ्यूचर के बारे में बता रहा था कि कैसे एक अनजान प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम के पास आ जाएगा। शुरुआत में कई इंसान ये सोचकर खुश होंगे क्योंकि उसके अंदर कई सारी अमाउंट ऑफ एनर्जीज मौजूद होती हैं। कुछ सालों तक इंसानों ने उस प्लेनेट की एनर्जी को यूज करना भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद वो प्लेनेट पृथ्वी के इतना ज्यादा करीब आ चुका होता है कि उसकी सारी चीजों को अट्रैक्ट करने लगा। उस लड़के के हिसाब से पूरी इंसानियत तो खत्म होने वाली है, लेकिन एक आदमी ऐसा होगा जो इन सारी चीजों को रोक सकता है। अब वो आदमी कौन था और इतने बड़े प्लेनेट को कैसे रोकेगा ये कुछ समय में पता चल जाएगा। हमें तो अब एक बहुत ही ज्यादा सुनसान एरिया में पॉल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा था। पॉल ने जब ऊपर की तरफ देखा तो हमें वो रेड प्लेनेट साफ साफ दिखाई दे रहा होता है, यानी कि अभी वो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं आया है, लेकिन उसके क्लोज मौजूद है। उस प्लेनेट का असर अभी से वो महसूस कर पा रहे थे। उसी प्लेनेट के इफेक्ट के कारण पृथ्वी के कई सारे प्लेसेस उसके फोर्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। पॉल जब धीरे धीरे चल रहा था तो उसे किसी बच्चे की आवाज आती है और वो लगातार कह रही थी कि तुम सेफ जगह पर चले जाओ, तुम्हें एंड तक कुछ भी नहीं होगा। अब पॉल ये बिल्कुल समझ नहीं पाता, इसीलिए वो वहाँ से निकलते हुए पास ही वाली एक बस्ती में चला जाता है। उस प्लेनेट के पास आने से चारों तरफ कई सारे रिसोर्सेस के लिए झगड़े होने लगे थे। बड़े बड़े देश एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वॉर करते जाते हैं। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट वालों ने कई सारे लोगों के लिए एक ऐसा शेल्टर बनाया जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें मौजूद होंगी, पर इन दीवारों के बीच में वही लोग जा सकते थे जो फाइनेंशियली स्टेबल हो। बाकी सारे गरीब लोगों को यहाँ से बाहर रखा जाता था। चारों तरफ गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए ड्रोन्स और रोबोटिक सोल्जर्स मौजूद होते हैं जो किसी भी गलत होने पर उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे। पॉल उसी की एक बस्ती में चला आया था जहाँ की हालत बहुत ही बदतर थी। वो नोटिस करता है कि हर जगह पर गवर्नमेंट के सोल्जर्स मौजूद हैं। तभी अचानक पॉल की मुलाकात एक आदमी से होती है जो उससे कहने लगा कि तुम्हें अगर कोई भी चीज खरीदनी है तो मेरे पास मिल जाएगी। पॉल को सच में एक व्हीकल खरीदनी थी जिससे वो ट्रेवल कर सके, इसीलिए वो उस आदमी के साथ पीछे वाले रास्ते पर चला जाता है। पॉल ने उस आदमी को ऑनलाइन कुछ पैसे ट्रांसफर किए और उस आदमी ने एक कार दे दी। ये कोई नॉर्मल कार नहीं थी, बल्कि इस समय तो उड़ने वाली कार्स आ गई होती हैं। पॉल को ये डील अच्छी लगी, इसीलिए उसने ये कार खरीद ली होती है। पर पॉल को क्या पता कि एक मिलिट्री ड्रोन उसके ऊपर ट्रैक कर रहा है और उस पर लगातार नजर रख रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन मिलिट्री सोल्जर्स को भी चल चुकी थी। वो उड़ने वाली गाड़ी खरीदने के बाद पॉल उसके अंदर बैठकर सीधा वहाँ से निकल जाता है। चारों तरफ उस प्लेनेट द्वारा फैलाए गए फॉग्स मौजूद होते हैं, फिर भी पॉल आगे बढ़ रहा था। अब हमें यहाँ पॉल के फादर के बारे में बताया जाता है जिनका नाम हेनरी था और वो एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक होते हैं। हेनरी ने ही अपनी रिसर्च करके ये पता लगाया था कि ये प्लेनेट की डेंसिटी क्या है और आखिरकार उसकी एनर्जी को हम अपने यूज के लिए कैसे ला सकते हैं। बट एक समय के बाद सभी को ये क्लियर हो गया कि ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी से टकरा जाएगा। इसीलिए हेनरी ने कई सारे मिशंस किए जो कि उस प्लेनेट पर जाकर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की होती है कि उस प्लेनेट के चारों तरफ बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पर भेज रहे हैं तो वो पहले ही ब्लास्ट हो जा रहा है। आज तक जो भी उस प्लेनेट के ऊपर गया लौटकर वापस नहीं आया, सिवाय हेनरी के बेटे पॉल के। पॉल को जब पहली बार उस प्लेनेट पर भेजा गया होता है तो वो बिना कुछ किए वापस लौट गया और वो एकदम सही सलामत भी होता है। इसीलिए हेनरी ने बार बार अपने बेटे पॉल को भेजा उस पर मिशन करने के लिए और जितनी इंफॉर्मेशन निकलती है उसे सेंड करने के लिए। बात ये थी कि पॉल जब उस प्लेनेट के एनवायरनमेंट में पहुंचता था तो वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता है कि ये प्लेनेट जिंदा है, इसके अंदर अपनी जान है और फीलिंग्स भी हैं। यही रीजन होता है कि पॉल अपने फादर की बात मानते हुए इस प्लेनेट पर जरा भी डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहता था। पॉल ने तो ये चीजें अपने फादर और सभी को बताने की भी कोशिश की कि हमें इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बट किसी ने भी पॉल के ऊपर भरोसा नहीं किया। इसीलिए अब पॉल अपने फादर हेनरी द्वारा जारी किए गए इस मिशन में जरा भी शामिल नहीं होना चाहता था। वो उस मिशन से वापस पृथ्वी पर आ गया और तब से वो भाग ही रहा है। पॉल का बिल्कुल मन नहीं है इस मिशन में अपने फादर के साथ ज्वाइन होने का, बट यहाँ लगातार ट्रेवल करते हुए अचानक उसकी कार ही खराब हो जाती है। बाद में पता चला कि जो डीलर ने उसे कार बेची थी तो कार का पावर सेल ही खराब हो चुका होता है। बिना पावर सेल के वो कार चल ही नहीं पाएगी।
अचानक अब वही मिलिट्री ड्रोन पॉल के सामने आ जाता है और उसे डिटेक्ट करने लगता है। वो जब वहां से जा रहा था तो पॉल डर गया और वो तुरंत ही गन निकालकर उसे शूट करने लगा, क्योंकि अगर ये डेटा मिलिट्री वालों के पास पहुंच जाएगा तो वो उसे पकड़ने आ जाएंगे। अब उस ड्रोन को खत्म करने के बाद पॉल अपनी कार को लेकर एक गैस स्टेशन पर रुक जाता है। अंदर जाने पर वो सोचने लगा कि यहाँ से कुछ मदद मिल जाएगी। वहाँ पर तो एल्मा नाम की एक लेडी मौजूद होती है, जिससे कि अब पॉल अपने कार की प्रॉब्लम बता रहा होता है। एल्मा ने बताया कि तुम्हारी कार को ठीक करने के लिए पावर सेल लगेगा, बट इसमें कई दिनों का समय लग सकता है, तब तक तुम्हें वेट करना होगा। लेकिन पॉल थोड़ा कॉन्शियस होकर कहने लगा कि मैं इतना वेट नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है किसी भी हालत में। अब उन दोनों में बात चली रही थी, तभी टीवी पर एक एंकर बहुत ही अच्छी तरीके से बातें बता रहा होता है। उस एंकर ने बताया कि अमेरिकन ने ऐसा रॉकेट बना लिया है जो उस प्लेनेट के मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ते हुए वहां पर जाके डिस्ट्रक्शन करेगा, और इस रॉकेट के अंदर एलियट नाम की एक एस्ट्रोनॉट को भेजा जा रहा है। पॉल ये देखकर चौंक गया, क्योंकि एलियट तो उसका बड़ा भाई होता है और उसे ये बात कंफर्म पता थी कि उसके फादर हेनरी ने ही उसके बड़े भाई एलियट को इस मिशन पर जाने के लिए फोर्स किया होगा। हेनरी किसी भी हालत में चाहता है कि इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया जाए, लेकिन पॉल को पता था कि आगे जाकर रिजल्ट क्या निकलने वाला है। अब वो मिशन तुरंत ही जारी किया जाने वाला था, जिसे कि पूरी दुनिया वाले होप लगाकर देख रहे होते हैं। उनका मानना था कि ये मिशन कंप्लीट होने के बाद वो प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे और हमारी पृथ्वी बच जाएगी। पॉल का बड़ा भाई एलियट अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर सीधा निकल पड़ता है उस प्लेनेट की तरफ। थोड़े समय में वो उस रेड प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर घुस चुका था। सारी चीजें कैमरे की मदद से दिख रही थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में आते ही एलियट को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और अचानक से उसका फुटेज आना बंद हो गया। पॉल को जिसका डर था वही हुआ, यानी कि उसका भाई मारा जा चुका है। इंसानों की आखिरी उम्मीद जो कि सब ठीक कर सकती थी, वो भी अब खत्म हो गई। पॉल को इस मोमेंट पर अपने पास्ट का समय याद आता है, जब वो छोटा हुआ करता था। उस समय उसकी मदर बहुत ज्यादा बीमार थी, पर उसके फादर हेनरी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वो तो अपने एक्सपेरिमेंट में ही बिजी रह गए। हेनरी ने अपने बेटे पॉल से ये भी कहा था कि शायद वो अनजान प्लेनेट हमारी मदर को ठीक कर देगा, लेकिन पॉल को ये चीजें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं थी। यहाँ पर हमें आइडिया होता है कि पॉल को फ्यूचर के थोड़े थोड़े विजन्स आया करते थे, और इन्हीं विजन्स को देखकर वो अपने फादर हेनरी को बोलता है कि हमें इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पर वो छोटा था और उसके फादर इस तरीके से कैसे उसके ऊपर भरोसा करे। पॉल इन्हीं चीजों की वजह से अलग रहता, जिससे कि उसका बड़ा भाई उससे नफरत करने लगा था। तब से लेकर आज तक पॉल को इसी तरीके के विजन आया करते थे। अब यहाँ उन एक विजन्स में पॉल बहुत सारे पेड़ पौधे देखता है और उसे आवाज आती थी कि ये सबसे सेफेस्ट जगह है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि पृथ्वी पर अब इस तरीके का कोई भी फॉरेस्ट नहीं रह चुका है। सारी रिसोर्सेस खत्म होने के कारण पोषण तत्व भी नष्ट हो चुके थे, जिससे पेड़ पौधों की संख्या एकदम कम हो गई और सारी जगह डेजर्टेड एरियाज बन चुकी थी। पृथ्वी पर रहने वाले सभी इंसानों ने अपना एंड एक्सेप्ट कर लिया था। वो पृथ्वी से टकराएगा और उसे चूर चूर करके सब कुछ खत्म कर देगा। अब तो हमें एल्मा को दिखाया गया, जो कि कई सारी न्यूज देख रही थी और अपना ध्यान भटका रही थी। न्यूज चैनल पर पॉल के बारे में भी बताया जा रहा था, जिसे देखकर वो तुरंत ही समझ गई कि ये वही आदमी है जो कि इस प्लेनेट से हमें छुटकारा दिला सकता है। एल्मा तुरंत ही बाहर निकली पॉल की तरफ जाने के लिए, बट अब एल्मा के सामने उसके फादर आ चुके थे। एल्मा के फादर उससे माफी मांग रहे होते हैं, क्योंकि वो उसकी मदर के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे, और इसी रीजन की वजह से एल्मा ने अपने फादर को छोड़ दिया। एल्मा के फादर उससे रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन एल्मा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। वो सीधा पॉल के पास आ गई थी, जो कि हर एक कार में पावर सेल को चेक कर रहा होता है, जिससे वो अपनी कार ठीक कर सके। एल्मा ने तो पॉल को कुछ खाने के लिए दे दिया और ये कहने लगी कि वो उसके साथ आना चाहती है। पॉल अब पहले से ही परेशान था और ऊपर से वो उसकी जिम्मेदारी कैसे लेगा, इसीलिए वो एल्मा को इस बारे में मना करने लगा। एल्मा भी बहुत ज्यादा जिद्दी थी, वो इस तरीके से नहीं मानने वाली होती। हमें अब थोड़ी दूरी पर एक लड़का और एक लड़की दिखाए जाते हैं, जो कि स्कॉर्पियन से खेल रहे थे। अचानक उन्होंने आसमान की तरफ कुछ चमकती हुई चीज देखी, जो लगातार उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये एक एस्केपिंग पॉड होता है, जो सीधा आकर उस एरिया में गिर गया था। वो दोनों छोटे बच्चे जाकर देखने लग जाते हैं और उस एस्केपिंग पॉड को ओपन करते हैं। उस एस्केपिंग पॉड में एक इंसान मौजूद था, जो बहुत घायल हो चुका होता है। ये कोई और नहीं बल्कि एलियट था, जो कि उस मिशन में गया होता है प्लेनेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बट वो मिशन अच्छी तरीके से सक्सेसफुल ना होने के कारण एलियट एस्केपिंग पॉड लेकर यहाँ से पृथ्वी पर आ गया। वो बहुत घायल होता है, फिर भी वो किसी भी तरीके से सिग्नल दे दे रहा था कि उसकी लोकेशन क्या है। थोड़े समय बाद जब एलियट को हेडक्वार्टर में लेकर आया गया, तो वो अपने फादर हेनरी से माफी मांग रहा था। ऑब्वियसली वो इतने इंपॉर्टेंट मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया। एलियट द्वारा अब सभी को बताया जाता है कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड में हुआ क्या।
वो जब अंदर पहुंचा अपनी स्पेसशिप लेकर तो उसकी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय तो हो चुकी थी और तो और एलियट को इतना याद है कि उसकी भी जान चली गई होती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ये बताया कि एलियट के डीएनए में कुछ चेंजेस आए हैं और एलियट को ये भी याद है कि कोई तो था जिसने कि उसे वापस से जिंदा किया। अब इन बातों पर हेनरी डायरेक्टली भरोसा तो नहीं कर रहा था क्योंकि ये तो बचकानी बातें थी। कोई प्लेनेट कैसे किसी इंसान को जिंदा कर सकता है। एलियट ने जो भी वहाँ पर देखा और महसूस किया वो सारे रिकॉर्ड्स उन्हें प्रोवाइड करने लगा। हमें तो अब एल्मा दिखाई गई जो कि पॉल के ऊपर नजर रखे हुए थी। उसे पॉल के साथ दूसरी जगह पर जाना था बट थोड़ी देर के अंदर वहाँ एक मिलिट्री ऑफिसर की कार आ जाती है जिससे कि शायद पॉल के ऊपर शक हो चुका था। पॉल तो अब उस मिलिट्री ऑफिसर से जल्द बचता रहता है और उसके ऊपर पलटवार भी करता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये ऑफिसर बाकी ऑफिसर्स की टीम को भी यहाँ बुला लेगा और फिर पॉल को मजबूरन गिरफ्तार ही होना पड़ेगा। पॉल जल्द से जल्द उस सोल्जर को एलिमिनेट करता है और इसमें एल्मा भी उसकी मदद कर रही थी। थोड़ी देर बाद एल्मा बहुत ज्यादा निराश हो जाती है क्योंकि उसके फादर ने गुस्से में आकर उसकी पूरी वैन जला दी थी। एल्मा का पूरा सामान और रिसोर्सेस उसी वैन के अंदर मौजूद होते हैं जो अब शायद पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके हैं। लेकिन एल्मा के फादर को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो उल्टा हंसते जा रहे थे। अब अगले दिन हमें दिखाया गया कि वहाँ पर एक गाड़ी आ रही है जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि एलियट था, यानी वो अपने भाई पॉल के लिए वहाँ पर आया होता है। एलियट तो सीधा जाकर एल्मा के फादर से मिल रहा था और उससे पॉल के बारे में पूछता है, लेकिन एल्मा के फादर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमें अब यहाँ एलियट के बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाए गए। एलियट की आंख में कुछ अजीब से बदलाव हो रहे होते हैं जब से वो उस प्लेनेट से यहाँ पृथ्वी पर आया है। अचानक उसे कुछ अजीब सी पावर्स मिलने लगी जिससे वो लोगों का दिमाग पढ़ सकता था और उन्हें सिर्फ देखकर कंट्रोल कर सकता था जो वो करने वाले हैं। एलियट तो अब एल्मा के फादर से बात करने के बाद ये पता लगा लेता है कि वो कितना बुरा आदमी है, इसीलिए अब उसने एल्मा के फादर को कमांड दिया कि वो हाथ में ली गई गन की मदद से खुद को शूट करके मार दे। एल्मा के फादर यही करता है और अब वो खत्म हो गया था। पॉल ने भी अपने भाई को आते हुए देख लिया पर वो उसकी कार का पावर सेल निकालकर अपनी कार में लगा देता है। एल्मा जब अंदर घुस रही थी तो वो अपने फादर की डेड बॉडी देखकर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। शायद इससे एलियट को पॉल की लोकेशन का पता चल गया। पॉल एल्मा को तुरंत ही अपनी कार की तरफ बुलाता है क्योंकि उसके फादर अब नहीं रहे। वो दोनों कार में बैठकर निकल तो जाते हैं लेकिन एलियट उनका पीछा नहीं करता, बल्कि वो तो सिर्फ एक रोबोटिक स्पाइडर को उनके पीछे छोड़ देता है ताकि वो उनके ऊपर नजर रखे। अब रास्ते में एल्मा एकदम से निराश हो चुकी थी अपने फादर की मौत के बाद। बस उसे किसी भी हालत में अपने मदर को ढूंढना है और उन्हें सेफ जगह पर लेकर जाना है। वहीं पॉल को उस बड़े से फॉरेस्ट की तलाश थी जिसके विजन उसे बार बार आया करते थे। उसे लगता है कि ये सबसे सेफ जगह है जहाँ पर अगर वो चले जाए तो उन्हें कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो वो दोनों एक परिवार की तरह रह पाएंगे और कोई उनके ऊपर शक भी नहीं कर पाएगा। पॉल को भी ये बातें ठीक लगती हैं तो वो एल्मा के साथ अब आगे बढ़ने लगा। हमें अब हर एक न्यूज चैनल पर पॉल के बारे में ही बताया जा रहा था क्योंकि मिलिट्री उसे सर्च कर रही होती है। अब जैसे ही वो दोनों थोड़ा कार में आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो एक चेक पॉइंट पर आकर रुक रहे थे। वहाँ पर भी कड़ी सिक्योरिटीज थी और चेकिंग अच्छी तरीके से हो रही होती है। एल्मा तो उस चेक पॉइंट पर अकेले बैठी हुई होती है और पॉल पीछे छुपा हुआ था। कैसे भी करके वो उस चेक पॉइंट से निकल जाते हैं और एक बहुत ही पुराने दुकान में आ जाते हैं। पॉल को एक इम्पोर्टेंट कॉल करना था तो वो एक वायर्ड टेलीफोन उठाता है और अपने फादर हेनरी को कॉल करता है। पॉल ने एक बार फिर अपने फादर को समझाने की कोशिश की कि वो उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के बारे में ना सोचें, इसमें ही सबकी भलाई है और यही सब ठीक कर देगा। पर उसके फादर पॉल को वापस बुला रहे थे ताकि वो अपना मिशन कंप्लीट कर सके। अचानक पॉल ने नोटिस किया कि वहाँ पर एक मिलिट्री सोल्जर आ चुका है जो अब सीधा पॉल के ऊपर हमला करके उसे पकड़ के लेके जाने लगा। पॉल भी शांत नहीं बैठता और वो मिलिट्री सोल्जर पर पलटवार करता है। उन सोल्जर की बॉडी के ऊपर आयरन की शील्ड लगी हुई थी जिससे उन्हें मारना मुश्किल था। बट अच्छा हुआ कि एल्मा भी उसके साथ आ गई और पॉल की मदद करने लगी। जब उस सोल्जर का ध्यान भटक जाता है तो पॉल ने खुद इसे पीछे से बेहोश कर दिया और वहाँ से वो दोनों निकल गए। वो दोनों तो फिर से अपना सफर तय करने लगे और अब इस दौरान पॉल ने यहाँ एल्मा को अपने बचपन के बारे में बताया। वो कहने लगा कि कैसे उसे बचपन में फ्यूचर के विजन आया करते थे और इन्हीं विजन्स की वजह से वो सभी से काफी डिफरेंट था। उसे किसी भी हालत में पृथ्वी को बचाना होगा, नहीं तो कोई इंसान जिंदा ही नहीं बचेगा। एल्मा तो अब यहाँ सेफ रहने के लिए पॉल के बालों
बालों को भी कलर कर देती है जिससे कोई उन्हें पहचान न पाए। हमें दूसरी तरफ एलियट दिखाया गया जो उसी पुरानी दुकान में जाकर वहाँ की एक एम्प्लॉय से पॉल के बारे में पूछ रहा होता है, बट उस एम्प्लॉय को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। एलियट तो अब अपनी पावर्स का यूज करता है और उस एम्प्लॉय के दिमाग में झांक कर देखता है। उसे ये पता चला कि ये लेडी बहुत ज्यादा बेकार है, इसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है। इसीलिए अब एलियट ने अपने दिमाग का यूज किया और उसे कंट्रोल करते हुए खुद को मारने का आदेश दे दिया। वो लेडी खुद को खत्म कर देती है और एलियट पॉल के पीछे चला गया। एलियट को पॉल की लोकेशन उसी अपने स्पाइडर द्वारा मिल रही थी जो उसे लगातार फॉलो कर रहा था। एलियट तो अब अपनी कार में एल्मा के साथ जब आगे बढ़ता है तो सामने की तरफ धूल का एक बड़ा सा तूफान था। एलियट ठीक उसके पीछे मौजूद होता है, लेकिन अच्छी बात तो ये हुई कि पॉल को उस एलियन स्पाइडर के बारे में पता चल गया जिससे कि एलियट उन्हें ट्रैक कर रहा था। पॉल ने तुरंत ही निशाना लगाकर उसे शूट कर दिया और स्पाइडर को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो सीधा उसी रेतीले तूफान के अंदर चला जाता है कार लेकर। अब यहाँ ट्रैकिंग डिवाइस ना होने के कारण एलियट उनकी लोकेशन पता नहीं कर पा रहा था। पॉल और एल्मा उसी तूफान का फायदा उठाकर वहाँ से दूर निकल जाते हैं और एक सुनसान जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर एक मूवी थिएटर भी था जहाँ पर वो बैठकर अलग अलग चीजें देखने लगे। ये उन जानवर और लिविंग बींग्स के थे जो अब पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, यानी इन सभी का रियलिटी से कोई नाता ही नहीं था। एल्मा ने तो कभी भी बारिश का मौसम एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। अब अचानक पॉल को स्क्रीन के ऊपर वही फॉरेस्ट का एरिया दिखाया जाता है जो वो अपने विजन में देखा करता था। अब इन चीजों को देखने के बाद पॉल तुरंत ही समझ गया कि ये फॉरेस्ट पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं है, ये तो इमेजिनरी था जो इंसानों ने खुद क्रिएट किया होता है। पॉल तो एकदम टेंशन में आ गया क्योंकि अब उसे अपने फादर की बात ही सही लगने लगी होती है, यानी उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने पर ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा। पॉल तो उल्टा एल्मा पर भी काफी गुस्सा होने लगा क्योंकि वो टेंशन में आ चुका था। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये होती है कि एलियट कई सोल्जर्स के साथ उसे घेर लेता है और चारों तरफ से अंदर आने की कोशिश करता है। एल्मा ने तुरंत ही पॉल को इस बारे में बताया जिससे कि पॉल कुछ सोचने लगा। पॉल ने डिसाइड किया कि वो एल्मा को ही हॉस्टेज बनाकर उनके सामने लेकर जाएगा। जब वो ऐसा करता ही है तभी एलियट ने पता नहीं कि वो डायरेक्टली एल्मा पर गोली चला दी, यानी वो एल्मा को भी जिंदा नहीं रखना चाहता। पॉल जल्द से जल्द एल्मा को गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से दूर जाने लगता है। एल्मा बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी, फिर भी वो गाड़ी में कुछ चेंजेस करती है जिससे गाड़ी ऊपर की तरफ और ऊंचाई पर उड़ने लगी। वो भी अपनी कार को ऊंचाई पर लेकर जाता है उन्हें पकड़ने के लिए। आसमान में दोनों की एक दूसरे से टक्कर हो गई जिससे वो नीचे आकर गिर जाते हैं। इतने समय बाद पॉल और एलियट एक दूसरे के आमने सामने थे और एलियट अपने पावर्स का यूज करके पॉल को खुद को खत्म करने के लिए कहता है। पॉल ने गन उठाई और अपने ऊपर पॉइंट कर दिया, लेकिन उसे अजीब तरीके की आवाजें और सुनाई दे रही थी। वो अंत में खुद पर कंट्रोल पा लेता है और अपने भाई एलियट को ही शूट करके खत्म कर देता है। पॉल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि अब एल्मा की भी जान खतरे में थी, इसीलिए उसने आखिरकार खुद को सरेंडर किया और वो जल्द से जल्द हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर दिए गए। पॉल अपने फादर हेनरी से मिल रहा था जो उसे देखकर खुश होते हैं। उन्हें ये सुनकर अच्छा भी लगा कि पॉल अब इस मिशन के लिए राजी हो चुका है, लेकिन उसने डिमांड की कि एल्मा को ठीक कर दिया जाए। ये सारी चीजें फिक्स कर दी जाती हैं और जल्द से जल्द पॉल को एक स्पेस क्राफ्ट में बिठाकर उस प्लेनेट की तरफ भेज दिया जाता है। सभी को एक बार फिर से उम्मीद जागने लगी कि वो इस प्लेनेट से छुटकारा पा लेंगे। पॉल तो अब उस बड़े से रेड प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर चला जाता है और उसके रॉकेट में न्यूक्लियर बॉम्ब भी मौजूद था। हमें तो एल्मा को दिखाया गया जो पहले से ठीक हो चुकी होती है और वो जब अपने कपड़े पहन रही थी तो उसके अंदर उसे पॉल की एक डायरी दिखाई गई। इस डायरी के अंदर वो फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट को ड्रॉ कर दिया करता। पॉल जब यहाँ रॉकेट के अंदर होता है तब उसका मानना था कि ये प्लेनेट जिंदा है, ये प्लेनेट इंसानियत और अर्थ को बचाने के लिए आया है। अगर हम इस प्लेनेट के खिलाफ सोचेंगे और उसे खत्म करने का प्लान बनाएंगे तो ये प्लेनेट हम पर ही बैकफायर करेगा। इसीलिए सिंपल बात ये होगी कि हम इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो ये हमें भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब डिसाइड की गई ट्रेजेक्टरी से आगे बढ़ने पर पॉल अचानक ही वो पाथ चेंज कर देता है, यानी वो वापस पृथ्वी की तरफ आने लगा था। अब पॉल ने तुरंत ही न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया जिससे वो बीच रास्ते में ही खत्म हो जाता है। एल्मा ये देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी क्योंकि अब शायद पॉल मर चुका होगा। लेकिन अगले ही मोमेंट में एक शॉकिंग रियलिटी रिवील हुई कि वो बड़ा सा रेड प्लैनेट अब दूसरी तरफ जाने लगा है, यानी वो पृथ्वी से दूर जा रहा था। हेनरी और कई सारे साइंटिस्ट जो इस बात को समझ नहीं पाते वो भी चौंक गए थे, क्योंकि बात सिंपल थी कि पॉल उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था और उसके एक बलिदान की वजह से अब पूरी इंसानी प्रजाति और पृथ्वी बच गई है। एल्मा जब उस डायरी को देख रही थी तो वो नोटिस करती है कि पॉल ने उसके अंदर एक ड्राइंग बनाई है जिसमें कि एक लड़की छाता लेकर नीचे खड़ी हुई है और चारों तरफ बारिश हो रही है। अचानक अब एल्मा ने अपने हाथों में छाता लिया और ऊपर से बारिश होने लगी।
यानी एल्मा ने अपनी पहली बारिश एक्सपीरियंस ही कर ली और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।